प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत अच्छे पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। ये पाठ आपके लिए बहुत प्रेरणास्पद होने वाला है। अगर हमारे मन में किसी चीज़ को पाने की बहुत मजबूत इच्छा हो तो हम उसको पाने के लिए किसी ना किसी तरह से रास्ता ढूंढ लेते हैं, यानी कि वो चीज़ खुद हमारे पास आ जाती है। बस किसकी ज़रूरत होती है? मन में एक मजबूत इच्छा और इरादे की। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो एक ऐसे ही मजबूत इरादे वाली लड़की के बारे में है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये जहाँ चाह वहाँ राह। आज हम जहाँ चाह वहाँ राह का पहला भाग पढ़ रहे हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये इला सचानी का है, जिनके जीवन पर आधारित है ये सारा लेख। इला शारीरिक रूप से असमर्थ है क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। वो विवश थी, लेकिन धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ था। लगन थी, जिस काम को करती थी पूरा मन लगा के करती थी। इसके अलावा चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भी थी उसमें। वो दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी थी, जो ठान लेती थी कर कर ही मानती थी, और उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इसके अलावा उसमें बहुत सारे गुण थे। जब आप पाठ को पढ़ेंगे अच्छी तरह से तब आप और भी चीजें जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करें। जहाँ चाह वहाँ राह। आप तो जानते ही हैं ये पाठ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। क्या आप इस शब्द को जानते हैं? कढ़ाई ये एक शब्द है जो आप बार बार इस पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है इला सचानी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका जीवन ही बहुत प्रेरणास्पद है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बादामी रंग की एक साड़ी है या धोती है जिसमें कि उसने अपनी सुंदर कलाकृतियां बनाई हैं। इन बेल बूटों ने तो लगता है धोती में जान ही डाल दी थी। तो इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो अब कढ़ाई के नमूने में किस तरह से उसकी हिम्मत दिखती है, चलिए अब हम लोग जानते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो अब हम जानते हैं कि इला का बचपन कहाँ बीता था। अभी इला की उम्र 26 साल है, लेकिन जब वो छोटी थी वो अपने नाना के घर में रहती थी, और वो उनका घर जो था वो राजकोट गांव में अमरेली ज़िले में था। और ये कहाँ है? गुजरात में। अब देखिए, जैसे गांव में होता है या शहरों में भी होता है, शाम के समय सब बच्चे अपने घरों से खेलने निकल जाते हैं। वैसे ही इलाके गांव में भी शाम के समय जैसे ही आता था वैसे ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लाइनें खींचते थे, लाइनें यानी लकीरें, रेखाएं। और कुछ बच्चे कनेर के पत्तों को मिलाकर एक बाजा सा बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, वैसे खेलते थे। गांव के बच्चे अलग अलग तरीकों से अपना मनोरंजन करते हैं। कुछ गिट्टे खेलते। आप जानते हैं गिट्टे क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको उछाल उछाल के खेलते हैं। और कुछ लोग तो क्या करते थे? पिट्ठू खेलते थे। इधर उधर जो घड़ों के टूटे ठीकरे पड़े रहते थे, टूटे टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े होते हैं किसी बर्तन के, उन्हें हम ठीकरा कहते हैं। तो उनको एक के ऊपर एक जमा कर खेलते थे। तो इस तरह से गांव में अलग अलग ढंग से बच्चे अपना शाम के समय मनोरंजन करते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्ची नीम की नींबोरी सावन जल्दी अइयो रे, कच्ची नीम की नींबोरी सावन जल्दी अइयो रे। तो बच्चे इस तरह से खेलते कूदते थे। खेल खेल के जब वो ऊब जाते थे तो एक कुछ गाने गाने लगते थे, कुछ लोकगीत गाने लगते थे। इस तरह से उनका जीवन चलते जा रहा था। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें कुछ नए शब्द देखे, है ना?
तो आपने ये शब्द क्या पहले जाने हैं? अगर नहीं जाने हैं तो आज हम इस पाठ में पढ़ने के बाद में आज उनके बारे में जान लेंगे। पढ़ें। देखिए, ये है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है मलमली। मलमली का मतलब है एक तरह का बढ़िया महीन सूती कपड़ा। सूती कपड़ा मतलब जो कपड़ा कपास से बना हो। और मालूम है भारत की मलमल पूरे विश्व में पहले मशहूर थी, बहुत पहले। और ढाका की मलमल तो अभी तक दुनिया में सबसे अच्छी मलमल कही जाती है। दूसरा शब्द है कसूती। कर्नाटक राज्य में एक तरह की कढ़ाई होती है। ये कढ़ाई का एक प्रकार है। ये कढ़ाई वो कढ़ाई नहीं है ना जिसमें खाना बनाते हैं। कढ़ाई मतलब धागों का और सुई का प्रयोग करके जो हम सुंदर बेल बूटे बनाते हैं ना कपड़े के ऊपर, उसे कहते हैं कढ़ाई। तो कर्नाटक प्रदेश में एक तरह की कढ़ाई होती है, उसका नाम है कसूती। तीसरा शब्द है बेल बूटे। कपड़े या वस्तुओं में लताओं, पेड़ पौधों आदि के अंकित चित्र, जो फूलों के चित्र किताबों में या आपके कपड़ों के ऊपर या बर्तनों के ऊपर जो बने रहते हैं ना, उन्हें ही हम कहते हैं बेल बूटे। दूसरा शब्द है इसके बाद का मिसाल, उदाहरण, दृष्टांत। एग्जाम्पल जो बोलते हैं ना, किसी चीज को दिखाते हुए हम उदाहरण देते हैं, उसे ही हम कहते हैं मिसाल। अनूठी, अद्भुत, विलक्षण, अनोखी, जो चीज सबसे अलग हो उसे हम कहते हैं अनूठी। फिर है ठीकरा। अभी बताया था मैंने, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, इसे कहते हैं ठीकरा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक क्या पढ़ा था? गांव का एक दृश्य आपके मन में आ गया था जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और इला भी उनके साथ रहती थी। अब देखें आगे क्या होता है। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। इला भी एक छोटी बच्ची थी। गाना तो उनके साथ गा लेती थी, पर वो झूला नहीं झूल पाती थी। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। वो बहुत चाहती थी उनके साथ उन्हीं की तरह खेले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी। जब बच्चे खेल कूद कर रहे होते थे तब वो एक कोने में चुपचाप बैठ के सोचती थी, काश मैं भी इन बच्चों के समान खेल पाती। लेकिन कुछ कुछ खेलों में वो शामिल हो पाती थी, जैसे कि जिसमें हाथों का काम नहीं है, दौड़ सकती थी, पैर उसके अच्छी तरह से काम करते थे, तो वो विष अमृत और पकड़म पकड़ाई के खेलों में शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती में लिखना भी। वो साथियों के साथ जमकर दौड़ लेती थी, लेकिन जब हम खेलते समय क्या करते हैं, एक धक्का सा मारते हैं ना, हाथ से धप्पा मारते हैं, वो बेचारी नहीं कर पाती थी। हाँ बच्चों, इला के हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था, चाहे जो भी हो जाए, मैं वो सारे काम करके दिखाऊंगी जो और लोग इन हाथों की मदद से करते हैं। और इसी चुनौती को मानकर उसने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया और उसने सब कुछ वो काम किए और करना सीखा जो कि हम हाथों से करते हैं, चाहे वो दाल भात खाना हो, दूसरों के बाल बनाना हो, फर्श बुहारना हो, कपड़े धोना हो, तरकारी काटना, यहाँ तक कि उसने लिखना भी सीख लिया। और कैसे लिखती थी? पैरों की मदद से। और आपको जरूर लगेगा, अरे कोई पैरों से कैसे लिख सकता है? उसने अपने पैरों की उंगलियों से कलम को थामकर धीरे धीरे लिखने का अभ्यास किया और अच्छी तरह लिखना भी सीख लिया। फिर उसने क्या किया? अब आगे पढ़ते हैं। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अब जब उसने धीरे धीरे लिखना सीख लिया तो उसने क्या किया? एक स्कूल में दाखिला ले लिया।
दाखिला लेना मतलब स्कूल में नाम लिखाया, जो आप बोलते हैं ना इंग्लिश में एडमिशन ले लिया, वही है। लेकिन दाखिला मिलने में भी परेशानी हुई। उसको देखकर लोग कहते थे, अरे ये स्कूल में कैसे रह पाएगी, इसको हम भली भांति रख पाएंगे कि नहीं, सुरक्षित रहेगी कि नहीं, अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाएगी कि नहीं। लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आती थी, पर फिर भी उसको वहाँ पर दाखिला स्कूल में मिल गया। लेकिन काम उसका कुछ अलग तरह का था। कुछ काम तो वो बहुत जल्दी से कर लेती थी, फुर्ती से मतलब तुरंत कर लेना, जल्दी से कर लेना। लेकिन किसी किसी काम में उसे तकलीफ होती थी और परेशानियां भी होती थी। वो तो होना ही था, क्योंकि जो काम हम हाथों से बड़ी आसानी से कर लेते हैं, पैरों से अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें अलग तरह से करेंगे तो परेशानियां हो सकती थी। इला बचपन से ही बहुत मजबूत इरादों की लड़की थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। परेशानियों के आगे घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। हार मानने वालों में से इला नहीं थी। इतनी सब परेशानियों को देखते हुए और सहते हुए भी उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप जानना चाहेंगे, चलिए पढ़ें। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो देखिए, इला ने 10वीं तक पढ़ाई कर ली, लेकिन क्या हुआ, वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अब कारण क्या था, क्योंकि वो पैरों से लिखती थी तो वो बहुत धीरे धीरे लिखती थी। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वो जानती या चाहती तो उसे अतिरिक्त समय मिल सकता था। लेकिन उसको इतनी जानकारी ही नहीं थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि परीक्षा देने के लिए वो किसी और की सेवाएं भी ले सकती है। लेकिन आप लोगों को तो पता होगा, ये एक योजना है। अगर किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है या कोई किसी कारण से परीक्षा नहीं लिख पा रहा है, तो उसके लिए हम दूसरे व्यक्ति की सेवाएं ले सकते हैं। कोई और व्यक्ति उसके स्थान में लिख सकता है। लेकिन इला को ये बात नहीं पता थी और वो अपना प्रश्न पत्र समय पर पूरा नहीं कर पाती थी। इस वजह से वो परीक्षा को पास नहीं कर पाई। इला के मन में हमेशा ये दुख रहा कि वो 10वीं तक ही पढ़ पाई। कोई और होता तो यहाँ पर वो ज़रूर हार मान लेता। लेकिन जैसे हम जानते हैं, इला इतनी सकारात्मक सोच वाली बच्ची है, वो अपने जीवन में आगे ही बढ़ती गई। आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद उसके जीवन में क्या घटना घटी, इसके बाद क्या हुआ, हम इस पाठ के अगले अंश में अगली कक्षा में जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस पढ़ाई के दौरान कुछ नए शब्द आए हैं। चलिए हम उनसे कुछ वाक्य बना लेते हैं, तो आप उनका अर्थ अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो पहला शब्द है दाखिला। इसके लिए हम एक वाक्य बना सकते हैं इसको लेकर, आज मेरे दोस्त ने स्कूल में दाखिला लिया। आप अपने ढंग से भी वाक्य बना सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक एक वाक्य बता रही हूँ। इसके अलावा आप अपनी कल्पना से भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद फुर्ती। फुर्ती माने तेजी से, जल्दी से। कुत्ता उस पर फुर्ती से झपटा। जो एक झटके से आप काम करते हैं जल्दी से, उसे कहते हैं फुर्ती से। अतिरिक्त। अतिरिक्त माने अलावा। मेरे पास इस पुस्तक के अतिरिक्त एक और भी पुस्तक है। उसके बाद है मिसाल। मिसाल माने उदाहरण। राकेश ने अच्छा काम करके मिसाल कायम की। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं। तो पहला मुहावरा है यहाँ पर घुटने टेकना। इसका अर्थ है हार मानना। इसको हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एक वाक्य बना है, देखिए। साहसी बच्चे लाख परेशानियों की वजह से भी कभी घुटने नहीं टेकते हैं। दूसरा है ठान लेना, निश्चय कर लेना। राम ने ठान लिया है कि इस वर्ष वो परीक्षा में प्रथम स्थान लेकर आएगा। तो चलिए, हमने अभी तक जो पढ़ लिया है उसे दोहरा लेते हैं। इला सचानी का जीवन हमने देखा। वो विवश थी, लेकिन धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ था। लगन थी, जिस काम को करती थी पूरा मन लगा के करती थी। इसके अलावा चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भी थी उसमें। वो दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी थी, जो ठान लेती थी, कर कर ही मानती थी। और उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इसके अलावा उसमें बहुत सारे गुण थे। जब आप पाठ को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तब आप और भी चीज़ें जान पाएंगे। पाठ में कई शब्द आए थे नए, आपने उनका अर्थ सीखा और उनको अपने वाक्यों में भी प्रयोग किया। तो इला के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने अभी तक पढ़े हुए अंश में जाना। किस तरह से वो एक सकारात्मक सोच वाली और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। उसके जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रेरणा दे सकती हैं।
तो चलिए अब हम लोग पढ़े हुए अंश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? अब जानते हैं अगर इला जैसी लड़की हमारी कक्षा में आती तो हमारे मन में क्या क्या प्रश्न उठ सकते थे। यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये सारे काम कैसे करती होगी, किस तरह से स्कूल आती होगी, किस तरह से अपना स्कूल बैग उठाती होगी, उसे किन किन कठिनाइयों का सामना अपने रोज के जिंदगी में करना पड़ता होगा। प्रश्न 2, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? मुझे लगता है ज़रूर इस लेख को पढ़ने के बाद या इतना अंश पढ़ने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे। वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। यानी कि उनको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो कुछ काम नहीं कर पा सकते हैं तो किसी से कम हैं, बल्कि वो कुछ चीज़ों में हम सबसे भी ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सोच में ये बदलाव आ सकता है। स्वाभाविक है कि किसी को देखकर उसके बारे में अपनी एक विचारधारा बनाने से पहले अपने को उसके स्थान पर रखकर देखना चाहिए। किस तरह की मुसीबतों से वो गुजर रहा है, किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उसके बाद वो इस तरह एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाया है। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी से विचारधारा कायम कर लेते हैं। तो इस अंश को पढ़कर हम ये भी समझ सकते हैं किसी को देखकर कम नहीं आंकना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे कई कार्यों में परेशानी आ सकती है। यदि इला के समान कोई छात्र या छात्रा हमारे विद्यालय में आए तो उसे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना और कोई सामान उठाना। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जल्दी जल्दी लिखना, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने कार्यों को सुचारू रूप से निपटा सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से असमर्थ इला को इन कार्यों को करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोई खेल खेलना, हर तरह के वो खेल नहीं खेल सकती थी, तो कोई भी खेल जब खेलेगी तो उसमें भी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई सामान उठाना, हम कोई भी सामान आसानी से स्वाभाविक रूप से उठा लेते हैं, लेकिन इला जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो शारीरिक रूप से असमर्थ है, उसे ये सामान उठाने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की परेशानियों का सामना इला या उसके जैसे कोई छात्र या छात्रा हमारे विद्यालय में आए तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? यहाँ पर आपसे सुझाव मांगा जा रहा है कि उसकी सहूलियत के लिए आप क्या सुझा सकते हैं। उसे इन कामों में परेशानी न हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं। मतलब कि सुझाव ये है कि उसकी सहायता के लिए कुछ सहायक नियुक्त किए जाएं और जो कि सभी कामों में इला या उसके जैसे छात्र या छात्राओं की सहायता करें। अब इसे आपको मैं विस्तार से समझाती हूँ। सरकार का ये प्रावधान है, यानी कि सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा है कि अगर इस तरह का कोई छात्र या छात्रा हो तो उसकी सहायता के लिए सहायक नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। दर्शाए हुए तरीके से आप लोग इस पत्र को लिखेंगे। प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ मैं सोचती हूँ, अनुभव करती हूँ, तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। अंत में लिखेंगे तुम्हारा या तुम्हारी और सांकेतिक रूप से अपना नाम नहीं लिखकर क ख ग इस तरह से इसको लिखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं?
अपने उत्तर का कारण भी लिखो। इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, इला एक दिव्यांग बच्ची है। ऐसे बच्चों की शारीरिक असमर्थता को देखते हुए उनके प्रति चिंता होना स्वाभाविक है। आम बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई आदि कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं, लेकिन इन बच्चों से तीव्र गति से इन सब कामों को करवा पाना भी सचमुच एक बड़ी चुनौती है। तो ये थे कुछ प्रश्नोत्तर जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। इस पाठ्यांश को आज हम यहीं विराम देते हैं। और हाँ बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे चलकर ये पाठ बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि वहीं पर तो छुपा है इला की सफलता का रहस्य। जिस इला की चर्चा हम कर रहे हैं वो एक आम बच्ची नहीं है, वो एक ऐसी बच्ची है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, जिसने हर कठिन परिस्थिति को सीधे तौर पर चुनौती देकर विजय हासिल की। हम आगे जानेंगे उसी के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। तो आज का अध्ययन यहीं तक। अगली कक्षा में हम बाकी के अंश को पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।